सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है कि प्रिपरेशन हम आपकी बहुत अच्छी तरीके से करा रहे हैं, ठीक है। और अब हम आपको क्या करा रहे हैं, डेली वाइज रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। सो आज मैं यहाँ पे छोटा सेशन लेके आई हूँ हिंदी का, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ आप ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि हम जो भी आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है, ठीक है। और इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि ध्वनि क्या है, ठीक है। तो 2 टाइप से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है और आपको दोनों साइड से इसको रेडी रखना है, ओके। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट। भाषा किसे कहते हैं? तो ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहा जाता है, ठीक है। जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, ठीक है, उनकी समष्टि को ही क्या कहा जाता है? लैंग्वेज कहा जाता है। आगे है फिर, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर? ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि जो लैंग्वेज होती है उसका बिल्कुल डायरेक्टली जो संबंध होता है किससे होता है? ध्वनि से होता है, ठीक है। क्योंकि ध्वनि के बिना तो भाषा नहीं होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार भाषा निर्माण का जो संपूर्ण ढांचा होता है वह किस पर निर्भर करता है? ध्वनि पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं फिर, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है, ठीक है। क्योंकि ध्वनि हम सुनते हैं, ठीक है। तो ध्वनि एक प्रकार का क्या हुआ यहाँ पे? श्रवण कौशल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी है, ठीक है। सबसे बनता होगा ये क्वेश्चन। तो हिंदी भाषा में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये तो हो चुकी है हमारी यहाँ पे हिंदी की बात, ठीक है। अगर हम बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? तो 9 होते हैं, ठीक है। और व्यंजन कितने होते हैं? तो वो 33 होते हैं, ठीक है। ये प्लस होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सेम होते हैं, बाकी इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये कितने होते हैं? हमारे संस्कृत में 9 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में जैसे कि ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ, कुल 11 स्वर होते हैं, ठीक है। देखो, जो 11 स्वर होते हैं तो वे यह होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको लर्न कर लेना। और हाँ, पूछ लिया जाता है कि जो स्वर होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं? तो स्वर कितने टाइप के होते हैं? स्वर होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो हमारी होती है वह होती है ह्रस्व स्वर, ठीक है। सुना होगा आपने, ठीक है। फर्स्ट होते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया हमारा ए, ठीक है। और जैसे कि ए, ई, उ और री, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे ह्रस्व स्वर कहलाएंगे, ठीक है। और सेकंड पे हमारा क्या होता है? सेकंड पे हमारा आता है दीर्घ स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वर जिनको कि बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, किसने? 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। तो उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, ऐ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और फिर लास्ट हमारा होता है थर्ड नंबर पे पुल्लित स्वर, ठीक है। थर्ड नंबर पर क्या होता है? हमारा पुल्लित स्वर होता है, ठीक है। और पुल्लित स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। जैसे कि हम किसी को जब पुकारते हैं, कोई बंदा काफ़ी दूर खड़ा हुआ है और हम उसको पुकार रहे हैं, ठीक है। काफ़ी हमारी ध्वनि यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग टाइम में जा रही है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? पुल्लित स्वर बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे कौन सा स्वर होगा? वहाँ पे पुल्लित स्वर होगा किसी को आवाज़ लगाने में। या फिर जैसे कि आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है, जैसे कि ओम, ठीक है। इसको आप बोल के देख लेना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे आ चुका है दीर्घ, ठीक है। तो इन शब्दों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऐ, औ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है।
तो कितने होते हैं दीर्घ स्वर, यहाँ पे इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने होते हैं? 7 होते हैं। पूछ लिया जाता है कंपटीशन वगैरह में बिल्कुल डायरेक्टली कि दीर्घ स्वर जो होते हैं वह कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? वह 7 होते हैं, ठीक है। आगे है फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, ठीक है। यहाँ पे है जैसे कि कै खे गे घे टे ठे डे ढे ते थे धै पै फै बै तथा भै, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या हुए? ये हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। आगे है फिर स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, ठीक है। कुछ रगड़ती हुई चलती है, जैसे कि यहाँ पे च छ जय और झ, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे? हमारे स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। बोलकर देख लेना तो आपको ये क्लियरिटी हो जाएंगे। आगे देखते हैं फिर भाषा के कितने रूप हैं? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखित एवं मौखिक, ठीक है। लिखित क्या होते हैं? जिसको हम लिखकर प्रदर्शित करते हैं अपने अनुभव को, और मौखिक जिसको हम डायरेक्टली बोलकर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे है फिर नेक्स्ट, अग्नि, अमृत तथा गणेश के 2 समानार्थक शब्द लिखिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी है ये, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट है हमारा अग्नि। अग्नि का क्या होता है समानार्थक? तो अग्नि को हम अनल और पावक भी कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा अमृत। अमृत को हम पीयूष और सुधा भी कहते हैं। और फिर एक गणेश, ठीक है। तो इनका क्या होगा? लंबोदर और गणपति, ठीक है। बहुत फेमस नेम है सारे, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे आते होंगे। आगे देखते हैं फिर शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं, ठीक है। जो वर्णों के सार्थक मेल होते हैं उनको हम शब्द कहते हैं। बाकी जो कविता की कुछ पंक्तियां होती है, ठीक है, जैसे कविता की 4 लाइन्स हो या फिर 8 लाइन्स हो, ठीक है, तो उस मेल को हम क्या कहते हैं? उसको हम पद कहते हैं, ठीक है। आगे है फिर हमारा अंश व अंश में अंतर लिखिए, अथवा अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है भाग, ठीक है। देखो सिर्फ ओनली कितना डिफरेंस है कि यहाँ पे छोटा सा है और यहाँ पे क्या है? बड़ा सा है, ठीक है। बट उनका आंसर क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं फिर अज्ञे और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए, ठीक है। विलोम बताना है, उनका डिपोजिट बताना है आपको यहाँ पे, ओके। तो अज्ञे का क्या होगा? विज्ञ, और उन्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है। फिर आगे है हमारा भ्रंग और विटप शब्द के क्रम से 2 पर्यायवाची लिखिए। तो भ्रंग का क्या होगा यहाँ पे? मधुकर और भोरा, और विटप का क्या होगा? तरु और पादप, ठीक है। तो चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रुतुलेख का क्या उद्देश्य है, अथवा श्रुतुलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए, ठीक है। श्रुतलेख यहाँ पे समझते हैं तो फिर आपको कंप्लीटली हो जाएगा, ठीक है। श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा डिक्टेशन, जब छोटे होते हैं तो डिक्टेशन बहुत ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 से ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर दे तो अच्छा होगा, ठीक है। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेखन का उद्देश्य शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। देखो क्या होता है? श्रुतलेख का मतलब होता है कि टीचर्स क्या बोलते हैं, तो टीचर्स हमको क्या बोलते हैं? डिक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स उनको क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। जो वो बोलता है उनको खुद से लिखते हैं। तो इससे क्या होगा? एक तो इससे राइटिंग सुधरेगी, ठीक है। सेकेंड नंबर पर क्या होगा? उनको ध्वनि भी सही तरीके से सुनाई देगी, क्योंकि जब जो टीचर्स बोलेगा सही उच्चारण करेगा तो उनको वो भी सुनाई देगा, ठीक है। और थर्ड नंबर पर यहाँ पे उनको लिखने का अनुभव एंड प्रैक्टिस, ठीक है। एंड यहाँ पे सब सारी चीज़ उसकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्टली हो जाएगी एक स्टूडेंट्स की, ठीक है, श्रुतलेखन से। आगे देखते हैं हम शय वर्ण किसके योग से बना है? तो वर्ण कै प्लस शय के योग से बना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है फिर हमारा व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, अथवा व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है।
टू टाइप से कैसे पूछ रहा जाता है क्वेश्चन, बट आपका आंसर यही होगा, ठीक है। तो देखते हैं आंसर इसका। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण अवरोधकता आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या बोला यहाँ पे कै, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कै बोला, तो कै प्लस ए, इससे किसकी ध्वनि निकलती है, आ की ध्वनि निकलती है, आ की ध्वनि निकल रही है ना, ठीक है। तो तब हमारा कंप्लीटली वर्ड बनेगा यहाँ पे कै, ठीक है। तो जो स्वरों के अकॉर्डिंग बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है, हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा क्वेश्चन, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिंदी भाषा के कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। ये 4 होते हैं, ठीक है। आगे है फिर, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक किसे कहते हैं, जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, यथा जैसे कि अय, ना और मा, ठीक है। ये जो 5 होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं, ठीक है। सो आशा करती हूँ आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आई जस्ट होप यू लाइक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।